गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 पौधों को जानिए। हम कैसे पौधों को जानेंगे? इस पाठ के माध्यम से। पौधे कौन से होते हैं, पेड़ कौन से होते हैं, छोटे छोटे पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक है, हमें उनकी देखभाल कैसे करना चाहिए। पढ़ते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशाल काय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने भी देखा होगा, अनुभव करा होगा अपने आसपास कि कुछ पौधे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। कुछ पौधों के पत्ते हरे रंग की नहीं, लाल रंग की होती हैं पत्तियां उनकी। कुछ पौधों पे पुष्प आते हैं और कुछ पौधों पे तो पुष्प नहीं आते। ये सब आपने अपने निजी जीवन में अनुभव करा होगा। ऐसा सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे, और नहीं तो आपको ये अपने विद्यालय में ही देखने को मिला होगा। ऐसा आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में पता लगेगा। जैसा आप देख रहे हैं चित्र 7.1 पौधे के भाग। पौधे के कितने भाग होते हैं? पौधे की जड़ कहाँ होती है? मिट्टी में। और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको? पौधे की तना। फिर उसके ऊपर क्या है? छोटी छोटी पत्तियां और कुछ पुष्प दिखाई दे रहे हैं। पौधे के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। इससे आपको यह जो चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी समझने में किस तरह से हमारा पौधा बड़ा होता है। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। आपको क्या करना है? इसको कलर करना है। कैसे आप इसको कलर करेंगे? जो पत्तियां हैं उसको हम किससे कलर करेंगे? हरे रंग से। किससे? हरे रंग। क्योंकि पत्तियों का अधिकतर पेड़ों की, पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा। और जो बीच में आपको इसका तना दिखाई दे रहा है वो कैसा करेंगे? भूरे रंग का। ठीक है। और पुष्प आप सफ़ेद, गुलाबी, लाल इत्यादि, क्योंकि विभिन्न रंगों के पुष्प होते हैं। चित्र 7.2 में क्या दर्शाया गया? प्रकृति भ्रमण। काफ़ी सारे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कोई उन्हें सहला रहा है, कोई उनके पास बैठा है, कोई उनको पानी दे रहा है। ठीक है। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें, उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें, जैसा कि 7.2 में करते हुए कई बालक दिख रहे हैं आप सभी को। ऐसा हमें भी करना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे 7.1 शाखा, झाड़ी एवं वृक्ष। ये क्या होते हैं? इनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तनों एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। हमने क्या करना है? उन पौधों को ध्यान से देखना है जो हमसे कम लंबे हैं और जो हमसे हमारी लंबाई के बराबर है और जो हमसे अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तनों की मोटाई मापन का प्रयास करें। आप क्या देखेंगे? क्या करना है आपको इसके अंदर? जो पौधे हमसे कम लंबे हैं उनकी शाखाओं को पकड़िए, देखिए
वो मुड़ती है या नहीं। अगर वो मुड़ जाती है तो इसका मतलब उसकी शाखा बहुत ही कोमल है। अगर वो नहीं मुड़ती तो उसका मतलब वो कठोर है। जैसा कि आपने पेड़ के तने को हाथ लगाया होगा तो वो कितना मोटा होता है, उसको मोड़ना असंभव है और कठोर भी होता है। आगे देखते हैं, हमने एक सारणी बनानी है पौधों के समवर्ग। सबसे पहले हमने क्या कॉलम बनाने, इनके अंदर पौधों के नाम लिखने। आपने किन किन पौधों को छुआ उन सब के नाम लिखिए। फिर कलम 1 में उनकी ऊंचाई लिखनी है, उनकी ऊंचाई कितनी होती है। कॉलम 2 में उनके तने के लिखना है, उनका तना हरा होता है, कोमल होता है, मोटा होता है या कठोर होता है। कॉलम 3 में लिखना है आपको शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, उनकी शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। कॉलम 4 में आपको लिखना है पौधों का समवर्ग। ठीक है, जो कॉलम 3 था उनके भी 2 भाग बनाने हैं, तने के आधार से या तने के ऊपर से। सबसे पहले इन्होंने किसका लिया, टमाटर। टमाटर का पौधा बहुत ही छोटा होता है। टमाटर का जो तना होता है वो हरा होता है और कोमल होता है, वो आसानी से मुड़ जाएगा, ना वो मोटा होता है ना कठोर। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद भी वो मोटा नहीं होता और ना ही कठोर होता है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर कुछ नहीं भरिएगा। कॉलम जो 3 है तने के आधार से, उसमें भी कुछ नहीं आएगा। तने के ऊपर से उसमें भी कुछ नहीं आएगा। तो ये किस तरह का हुआ, ये एक शाख हुआ। थोड़े दिन के बाद क्या होगा, वो पौधा मुरझा जाता है, फिर से हमें नया पौधा लगाना पड़ता है। अब जो आम है, आम क्या होता है, बहुत लंबा। क्या होता है, आम का पेड़ बहुत ही लंबा होता है, हरा नहीं होता उसका तना, और उसका तना जो है वो कोमल भी नहीं होता। उसका तना कैसा होता है, मोटा होता है और कठोर होता है। और तने के ऊपर से, उसके ऊपर से हमें फल मिलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, वृक्ष। ये किसके अंदर आता है, वृक्ष के अंदर। अब जैसे कि अब आगे पढ़ते हैं, नींबू। नींबू थोड़ा लंबा होता है, तो उसका पेड़ कितना होता है, हमसे हाइट में थोड़ा लंबा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें 3 वो लेने हैं, एक जो हमसे छोटा हो, एक हमारे बराबर का और एक जो थोड़ा लंबा हो। नींबू का भी जो पौधे का तना होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। तने का आधार से, हाँ बिल्कुल है उसका आधार, और ये कैसा दिखाई देता है हमें, झाड़ी जैसा। ठीक है, आगे पढ़िएगा। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में विकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलम को भर सकते हैं। आपको अगर और आपके माइंड में कुछ भी पौधों के नाम आ रहे हों वो आप लिख सकते हैं और उनको सारणी में भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरिएगा। सुझाव क्या रहेगा, पौधों को कम से कम क्षति पहुंचाए। हमें पौधों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, इसीलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, 4-5 बच्चे मिलकर जब आप खेलने जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, आसपास आपके जितने भी पेड़ पौधे उनकी देखभाल कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसान को इन खरपतवारों को खेतों से उखड़ते हुए देखा है? कई कुछ पौधे देखे होंगे आपने भी कि वो अपने आप ही उगाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष।
इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया। इन्हें क्या करा है 7.3 में, ए, बी और सी। ए कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही कोमल है। ये क्या है, शाख है। कैसा पौधा दिखाई दे रहा है, शाख। जो बी वाला है वो कैसे दिखाई दे रहा है, एक झाड़ी की तरह। और जो सी वाला है वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसा कि आपने देखा चित्र 7.3 ए में, और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, इनमें कम शाखाएं होती हैं। आगे पढ़ेंगे। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऊपर देखा चित्र 7.3 बी में, वो कैसा था, झाड़ी जैसा। आगे देखिएगा। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। इनमें शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, ऊपरी भाग से, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, वृक्ष। जैसा आप चित्र 7.3 सी में देख रहे हैं। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। आपने इतना सब पढ़ा है, अपने आधार पर एक बार कोशिश करके देखिएगा कि आप किस तरह से अपनी सारणी को भरेंगे। अब पहेली का क्वेश्चन आता है। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं। यहाँ आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, सारानी ये पूछना चाहती है, जो मनी प्लांट का पौधा है उसकी जो जड़ होती है वो अच्छी पकड़ बना लेती है मिट्टी के साथ, पर जो उसकी तना होता है वो बहुत ही कोमल होता है, इसीलिए उसको ऊपर बढ़ चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विस्तृत लता चित्र 7.4 में जैसे आप कहते हैं, जबकि कुछ पौधे सहायता से, विस्तृत लता मतलब अगर आप उसको सहारा नहीं देंगे तो वैसे ज़मीन पर फैलती चली जाएगी, जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो हम क्या करते हैं, मनी प्लांट को अच्छा सुंदर दिखाने के लिए उसके अंदर एक स्टिक डाल देते हैं, जिससे कि हम उसको उसकी जो बेलें हैं उसको बेल दर बेल चढ़ाते जाते हैं। आरोही लता, उसे क्या कहते हैं हम, आरोही लता। कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे क्या कहते हैं, आरोही। जैसा कि आपने 7.5 में देखा, क्योंकि इनकी जो तना होता है वो बहुत ही कोमल होता है, मुड़ जाता है आसानी से, इसीलिए हमें कोई मुश्किल नहीं होती इन्हें ऊपर चढ़ाने में। आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ये बिल्कुल ही शाख का पौधा, झाड़ी, पेड़ों, इनसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इनकी पत्तियां भी इन सब से अलग दिखाई देती हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। आपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विस्तृत लता के दो पौधों के नाम लिखिए। आपने जो अपने विद्यालय में पौधे पाए हैं, देखे हैं, उनके क्या करने हैं, आपको पौधों के नाम लिखने हैं। वृक्ष में कौन से पौधे आएंगे, वृक्ष में तो आ जाएंगे आम का, नीम का, जामुन का, इन सब के वृक्ष होते हैं। झाड़ी में क्या आएगा, नींबू का।
प्रीतलता में कौन सा आएगा, आप सोचिए, लिखिए। और भी जो आपको अच्छे पौधे लगते हैं उन सब के क्या लिखने हैं आपको, दो दो नाम। अब आगे पढ़ेंगे 7.2 तना। तना किसे कहते हैं। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा, तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। आपने आसपास देखा होगा कुछ पेड़ों पे पौधों पे क्या होती हैं, पत्तियां, कुछ पे फूल, कुछ पेड़ पे क्या आते हैं, फल। ऐसा देखा है ना सबने। अब आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकाई पौधा तथा 1 ब्लेड। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और लाल स्याही लेनी है, 1 पौधा लेना है और 1 ब्लेड लेना है। तने क्या कार्य करता है, तना क्या कार्य करेगा, पढ़ेंगे इसके अंदर। गिलास को 1/3 जल से भरें। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिलास में पानी भरना है, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दें। कुछ आपने उसके अंदर क्या डाल देनी है, लाल स्याही की बूंदे। शाक के तने को गिलास में रखें और जो आप तना तोड़ के लाए हैं उसे क्या करना है, आपने गिलास में रख देना है, जैसा आप चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिएगा। अगले दिन आपने क्या करना है, इन शाखाओं को देखना है। इसकी जो पत्तियां हैं आपको कैसी दिखाई देंगी, लाल रंग की, क्योंकि जितना भी भोजन मिट्टी से या जल से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे अपना किससे बनाते हैं, उनका मेन जो खाना पकाने का काम कार्य कौन करता है, धरती करती है। मिट्टी जल, हम जैसा जल डालेंगे वैसा ही हमारा पौधा होगा। अगर हम स्वच्छ जल देंगे तो हमारा पौधा एकदम हरा भरा रहेगा। अगर हम गंदा जल देंगे तो हमारा जो पौधा है वो मुरझा जाएगा जल्दी ही। हमें पौधों की देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी पत्तियां कैसी दिखाई देंगी आपको, लाल रंग की। क्या इस शाखा के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं। आपने देखा कि तने के रंग ऊपर चढ़ गया। तने से क्या है, जो रंग चढ़ेगा वो सब पत्तियों में भी जाएगा। ऐसे ही होता है, अगर हम अच्छी खाद और अच्छा पानी देंगे अपने पौधे को तो हमारा पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। इसका जो रंग है वो किस में आ जाएगा, उनकी पत्तियों में भी और उसकी शिराओं में भी। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहाँ तक कैसे पहुँचा, यहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे पहुँचा, किसके, तने के सहारे। कैसे पहुँचा है, तने के सहारे। ये देखिए आगे चित्र 7.7 आपको ए भाग क्या बता रहा है, तने में जल ऊपर चढ़ता है। कैसे चढ़ता है, सिरे का विवितरित दृश्य, तने के खुले। ठीक है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। आगे देखिएगा 7.3 हम पढ़ रहे हैं, पत्ती। क्या पढ़ रहे हैं, पत्ती। आपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाए। आप काफ़ी सारे पत्तियों को ले आइएगा और उनके चित्र बनाइएगा अपनी नोटबुक में। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसा है, नहीं होगा। हर पत्ती का रंग अलग होगा, हर पत्ती का आकार अलग होगा, हर पत्ती का आकृति भी आपको अलग दिखाई देगी। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है, तने से कैसे जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृत्त
कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, जैसा कि आपने देखा चित्र 7.8 में। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? 7.8 में आप देख रहे हैं पत्ती का ये क्या लिख रखा है, पटल। क्या है? पटल। ये क्या है? तना। और ये क्या है? पर्णवृत्त। हर पत्ती में आपको पर्णवृत्त मिलेगा और वो तभी तो तने के साथ जुड़ेगी ना। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनः विचार पर मजबूर कर देगा। ठीक है, अब अगला एक्टिविटी पढ़ते हैं हम। क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे चित्र 7.9 में दर्शाया गए तरीके से एक स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? बिल्कुल देगी। ऐसा करके देखिएगा। एक पत्ती लेके आइएगा, उसे अपने कॉपी के पन्ने के नीचे देखिएगा और पेंसिल को तिरछा करके उसके ऊपर रगड़िएगा। आपको पत्ती की ऊपर छाप दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। क्या आप छाप पत्ती की तरह है? बिल्कुल है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? हर पत्ती के बीच में क्या होती है? मोटी शिरा। इसे मध्य शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य शिरा। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जलिका रूप कहलाता है। जैसा कि आप चित्र 7.10 में देखेंगे। पत्ती की 7.9 में तो क्या कर रहा है वो? पत्ती की छाप ले रहा है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे चित्र 7.10 के बी भाग में। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। आवश्यक क्या सामग्री है? शाक, पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। हमें क्या लेना है? पौधा लेना है और क्या करना है? पॉलीथीन लेना है। ठीक है, ए और बी पत्ता देखिए। पत्तियों में शिरा विन्यास कैसे दिखाई दे रही है? ये जो मोटी वाली लाइन आपको बीच में अलग से जलिका रूपी समांतर, जो ये जलीय पौधे होते हैं इनमें आपको ये दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, हर पत्ती का आकार अलग अलग होता है, हर पत्ती का रंग भी आपको अलग अलग दिखाई देता है। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वास्थ्य भली भांति संचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए, चित्र जैसा 7.11 में दिखाया गया है। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए।
आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? दिखाई देंगी। उनके अंदर क्या होंगी? छोटी छोटी जल की बूंदें। किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिएगा। आप क्या करना, एक पौधा लाइएगा, उनको एक पॉलीथीन में बंद कर दीजिएगा और फिर उसको धूप में रख दीजिएगा और फिर आप कुछ देर बाद देखेंगे कि उसके अंदर जल की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देंगी। इससे हमें यह पता चलेगा कि पत्तियां हमारे लिए क्या काम करती हैं। ठीक है, पॉलीथीन को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल की यह बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो पौधे हैं वो जल की काफ़ी मात्रा को कहाँ छोड़ते हैं? वायुमंडल में। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? ऐसे अगर हम नहीं करते तो हमें नहीं पता चलता। अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। ठीक है, क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्पिरिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए, जैसा कि आप चित्र 7.12 में देख रहे हैं। आप क्या देखते हैं? आपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में क्या होता है? मांड चढ़ा होता है। जब हम धोते हैं तो उसका पानी एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है। अब हमने इससे क्या देखना है? पत्ती का जो हरा रंग है वो इतनी देर स्पिरिट में भिगोने के बाद चला जाएगा या बरकरार रहेगा, ये हमने जानने की कोशिश करनी है। पत्ती का रंग चला जाएगा जब हम उसे स्पिरिट डालकर गर्म करेंगे। तो आलू में ये मांड पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपने भोजन बनाती है। जैसा आप चित्र 12.5 में देख रहे हैं, ऐसा ही कहा था। एक बर्नर लीजिएगा, एक बीकर, एक पत्ता डालिएगा, उसके अंदर एक स्पिरिट। पत्ता कैसे रंग का हो गया? बैंगनी रंग की पत्ती हो जाएगी। पत्ती में क्या है? ठीक है, टिप्पणी क्या है? क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? अपने टीचर्स की हेल्प से ही इसको करना चाहिए।
आगे पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषण भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का अंश वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। ये कार्य कौन करता है? जड़ें। आगे पढ़ते हैं 7.4 जड़ क्या है? जड़। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और बूझों से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है, क्यों? ठीक है, ये जानेंगे। इसके अंदर 7.13 में देखो, दो बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? पौधों को जल दे रहे हैं। एक पौधों की पत्तियों को जल दे रहा है और दूसरा मिट्टी के अंदर। तो कौन सा पौधा अच्छे से अच्छा लगेगा थोड़े दिनों के बाद? जिसकी मिट्टी को जल, क्योंकि पौधे अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? मिट्टी के। अगर हम सूखी मिट्टी रखेंगे तो वो खाना नहीं बना पाएंगे और पौधा भी सूख जाएगा। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? उसकी जड़ें तो मिट्टी के अंदर ही होती हैं, तो उसको पोषण कहाँ से मिलेगा? पानी से। और पानी हमें कहाँ देना चाहिए? मिट्टी के अंदर, ना कि पौधों की पत्तियों को गीला करना चाहिए। ठीक है, आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री क्या चाहिए हमें? 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। ठीक है, बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। आपको क्या करना है? 2 पौधे ध्यान से उखाड़ने हैं। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो, उनकी जड़ों को आपको हानि नहीं पहुंचानी। खरपतवार के एक, हम देखो 2 दिखाई दे रहे हैं, जड़ सहित खरपतवार, जड़ रहित खरपतवार। एक हमने जड़ सहित उखाड़ा है और दूसरा बिना जड़ के। तो हम देखेंगे इसमें क्या होगा। पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। इस पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दिया, जैसा कि आपने चित्र 7.14 ए में देखा। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इससे दूसरे गमले में लगा दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक 7.14 बी में इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। दोनों में जल देना। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। 1 सप्ताह तक आप जल देना और फिर इनका परीक्षण करना। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधे स्वस्थ नहीं होंगे, एक पौधा मुरझा जाएगा। ठीक है, एक पौधा ही स्वस्थ रहेगा। दोनों पौधे में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए ये क्रियाकलाप करें। एक हमें क्या करें? क्रियाकलाप। क्या है क्रियाकलाप 7? आवश्यक सामग्री। आपको क्या लेना है? मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। आपने क्या रखना है? इनके अंदर भीगी हुई रुई। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोत्थित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब तक वो बीज
अंकुरित नहीं होता तब तक उसे उसके अंदर भीगा रहने दें, जैसा कि आपको चित्र 7.15 में दिखाई दे रहा है। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में देखा था। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े हुई होती हैं, इसीलिए। पर यहाँ पे तो रुई है, रुई तो बहुत ही नरम होती है। रुई पर नवोदित, ये देखो रुई से अपने आप बाहर आ रहे हैं, जैसा आपको चित्र 7.15 में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, क्या कह रहा है ये कि उसने मजबूती से जमाए जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिर कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे 8। चित्र 7.16a एवं 7.16b को ध्यान पूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। आपने क्या करना है, जो उसमें से चने में से जड़ें हुई हैं उनको ध्यान से देखना है। क्या यह चित्र 7.16a के समान दिखाई देती है अथवा चित्र 7.16b की तरह दिखाई देती है आपको? है ना, कुछ इसी तरह दिखाई देती है ना हमको। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। ठीक है, खाली स्थान में लिखना है कि ये आपने ए में कौन सी दिखाई दे रही है, मक्का की जड़ें, बी में चने की जड़ें। ठीक है, चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार होते हैं? आइए इसका भी पता लगाते हैं। दोनों की भिन्न भिन्न हैं जड़ें, और हम आगे देखेंगे कि इसकी और भी प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप 9 में जानते हैं। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16a की तरह है अथवा चित्र 7.16b की तरह? कुछ की जड़ें आपको 7.16a की तरह मक्के की तरह दिखाई देंगी और कुछ की आपको 7.b चने की तरह। ये देखो जैसा कि दिखाया है, मूसला जड़, रेशेदार जड़। मूसला जड़ एक ही दिशा में बढ़ती हुई आपको ये जड़ दिखाई दे रही है चित्र 7.17a में, और बी में क्या, रेशेदार, काफ़ी सारी उसकी जड़ें हैं। ठीक है, अब इन पौधों का देखते हैं क्या है। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17a की तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पशवर जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17b के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। ठीक है, और सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें जकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए, हमने क्या करना है अब, एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास किस तरह का? आपने देखना है कि दो तरह की जड़ दिखाई दे रही थी, उन दोनों को अलग अलग लिखना है। बूझों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है,
वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। ठीक है, बूजो ने इतनी सारी पौधों की जड़ देख ली हैं तो वो बिना उखाड़े ही उनको बता सकता है कि किसकी मूसलाधार है जड़ और किसकी रेशेदार है। ठीक है, रेशेदार अधिक आपको जिनमें पत्तियां ही पत्तियां होंगी उनकी दिखाई देंगी। ठीक है, और जो पौधा होगा उसमें एक ही जड़ आपको मूसला जड़ दिखाई देगी। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं? सारणी बनानी है अब आपको। जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में शिरा विन्यास के प्रकार। ठीक है, पौधे का नाम लिखना है, शिरा विन्यास का प्रकार लिखना है, जड़ का प्रकार लिखना है। ठीक है, आपको ये करना है। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। 7.18 में देखिए, एक तना दो तरफा मार्ग की तरह है। ठीक है, दो तरफा मार्ग है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग 7.18 की तरह कार्य करता है? चित्र में जैसा दिखाया गया है और लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। आगे परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। तने के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है? पत्तियां, फल, फूल, ये सब तने के ऊपर रहता है और तने के नीचे क्या होता है? उसकी जड़। अब अगला पढ़ते हैं 7.5 पुष्प। गुलाब के पौधे के 3 अरेखा चित्र 7.19 ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? क्यों? 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? किस रंग का किया था? लाल रंग का कर सकते हैं। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? सभी पुष्प रंग बिरंगे तो नहीं होते। तो हमने क्या करा? ए में क्या दिखाई दे रहा है? डंडी, सिर्फ उसकी तना दिखाई दे रहा है। बी में क्या है? पत्तियां आई हुई हैं। सी में क्या है? सी में क्या है? हमें पुष्प भी दिखाई दे रहे हैं। तो ए में क्या लिखा है? गुलाब। बी, ए पत्ती वहीन शाखा, बी पत्ती सहित शाखा, सी पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है, वरन पुष्पों का गुच्छा है, जैसे कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आगे आपको बताया जाएगा। आप इसके अंदर सिर्फ अपनी एक्टिविटी को करने के लिए, क्रियाकलाप को करने के लिए आपको क्या लेना है? गुलाब का फूल का पौधा ही आपको लेना है। ठीक है, क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? देखे होंगे। क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। ठीक है, कुछ पुष्पों का क्या करेंगे? अध्ययन। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहरा, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, अर्धधर्क लेंस एवं जल। 7.20 में ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। क्या दिख रहा है हमको? पहले कैसे उसका
पुष्प, कलिका एवं पुष्प। पुष्प की छोटी सी कली है और फिर उसके बाद उसकी पंखुड़ियाँ खिल गई हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वह एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बादल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? आपने ये सब प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। अलग अलग है या संयुक्त? अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। 7.3 में आपने सारणी बनानी है और लिखना है। पुष्पों का परीक्षण। पौधे का नाम, बदहलों की संख्या एवं रंग, पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या, बदहल जुड़े अथवा स्वतंत्र, पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं, पुंख केसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए, स्त्री केसर उपस्थित अनुपस्थित। सबसे पहला उन्होंने लिया है गुलाब। गुलाब अनेक रंगों के होते हैं। हम लाल, पीला, सफ़ेद आसानी से हमें दिखाई देता है, तो हम कोई सा भी रंग का गुलाब का पौधा ले सकती है। पंखुड़ियाँ उसकी वैसे ही रंग की होंगी, लाल, पीली, ठीक है। उसके बाद उसका जो वो जुड़ी होती है या पृथक होती है, पृथक पुंकेसर स्वतंत्र, स्वतंत्र, और वो क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। इसी तरह आपको सारणी बनानी है और लिखना है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भी भरने हैं आपको। आप पुष्प के अतिरिक्त भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वो स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटागर पुष्पों की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के अतिरिक्त अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसा आपको 7.21 में दिखाई दे रहा है। घंटाकार पुष्प, इसका आकार कैसा है? घंटा आकार, ठीक है। पुष्प के अतिरिक्त भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र जैसा कि आपको 7.22 को ध्यान में देखिए तथा अपने पुष्पों में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। 7.23 में क्या है? 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर। देखो जैसे 7.22 में दिखाई दे रहा है पुष्प के भाग। पुंकेसर क्या है? पुष्प के अंदर भी छोटी सी डंडी होती है, उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। और जो उसका बीच में एक मोटी सी डंडी होती है उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और जो उस पतली पतली डंडियों के ऊपर छोटे छोटे बीज होते हैं, बीज के आकार में होते हैं, उसको क्या कहते हैं? परागकोश। पुष्प के ये भाग ये आपको दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? आपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने एक पुष्प लेना है, उसमें पुंकेसर की संख्या को ज्ञात करना है। ये आप आसानी से उसको हाथ में लेके पुष्प को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। आपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। आपको बनाना भी है, ठीक है, अपनी नोटबुक में सभी ने। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख
पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। ठीक है, जैसा आपने देखा चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। ठीक है, पुंकेसर के भाग तंतु और पराग कोश, आगे उनको भी नाम दिया गया है। एक और चित्र है चित्र 7.24 स्त्री केसर के भाग। अंडाशय, ठीक है, जो नीचे अंडे के आकार में है उसको क्या नाम दिया है? अंडाशय। और वर्तिका और वर्तिकार्ग। ठीक है, अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपने स्त्री केसर के भाग का भी ये चित्र बनाना है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। जैसा कि चित्र 7.24 में आपने करा है, यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। चित्र 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 में जैसा दिखाया के अनुसार रख कर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। आप इस तरह से उसको काट सकते हैं, ए सीधा रख कर भी और टेढ़ा रख कर भी। अंडाशय का कर्तन और ए अनुदैर्घ्य काट, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, दोनों के नाम अलग अलग हैं। अब देखो, जैसा कि चित्र 7.26 में आपको दिखाया गया है, अंडाशय की, जैसे कि आपने क्या कहते हैं, अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन का जल की बूंद रखिए। अवतरण लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए, जैसा आपने चित्र 7.26 में किया है। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। आपको इसका क्या करना है? चित्र भी बनाना है। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्पों के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारांश 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप उन सब क्वेश्चनों के उत्तर भी देने हैं। क्या सभी फूलों में बदहल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? सभी पुष्पों में नहीं होते, कुछ पुष्पों में ही होते हैं। क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलता है? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें पधल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बदहलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बदहल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हमारे प्रमुख शब्द क्या क्या आए हैं? आरोही, संवहन, विस्पृतलता, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिरा विन्यास, बीजांड,
समांतर शिराविन्यास, पंखुड़ियाँ, पूर्णवंत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जलकारूपी शिरविन्यास, बदहल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजड़, विषपोत्सर्जन, वृक्ष, शिरा। ठीक है, सारांश क्या है इस पाठ का? समांतर पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष से किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। समांतर पत्तियों में पुष्पवंत और फलक होते हैं। आखिर में है पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। आगे क्या है? पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। अगला क्या है? हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। अगला है, जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। अगला है, जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। अगला है, तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अगला है, पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बदहल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। अब अभ्यास में क्या है देखते हैं। प्रश्न 1, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। क भाग, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ये आपको लिखना है। तना किससे करता है? ख भाग में है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है, पत्तियां नहीं रखती। कौन रखता है? तना रखता है। ठीक है। ग में क्या है? जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, जड़ें नहीं पहुंचाती, इसमें भी तना आएगा। अगला घ भाग है, पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा सामान्य होती है, सदा सामान्य नहीं होती। ड में है, यदि किसी पुष्प को बदहल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ये आप देखिएगा और बताइएगा इसके अंदर। च में, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियां से जुड़ा होगा, स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा नहीं होता है। और प्रश्न 2 में देखिए, निम्न के चित्र बनाने, आपको चित्र बनाने, पत्ती का, मूसला जड़ का, एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। ठीक है। अब प्रश्न 3 है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए, आप इसे किसी वर्ग में रखिए। हमने प्रश्न 3 में जैसे पढ़ा कि तना लंबा और दुर्बल। लंबा तना किसका होता है? क्या कहते हैं? सफ़ेदे का पेड़ देखा होगा अपने आसपास, उसका थोड़ा पतला तना होता है पर दुर्बल नहीं होता वो। आप और देखिएगा और कोशिश करिएगा आसपास कौन से आपके पेड़ हैं, उनका नाम लिखना है और आप इसको किस वर्ग में रखेंगे इसको भी आपने बताना है। प्रश्न 4 है, पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे में तने का क्या कार्य होता है? पौधे में तने का कार्य होता है उसको पूरे पौधे को जल क्या कहते हैं, पत्तियों तक पहुंचाना, फलों तक पहुंचाना कि वो स्वस्थ रहें, हरे भरे रहें। ठीक है। प्रश्न
5 जो है, निम्न में से किन पत्तियों में जलिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। शिराविन्यास किस में पाया जाता है वो आपको लिखना है। किस किस में पाया जाता है? शिराविन्यास क्या होता है? जड़ें, ठीक है। तुलसी में पाया जाता है, घास में पाया जाता है, गुड़हल में पाया जाता है। बाकी आप बताइएगा। प्रश्न जो 6 है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? उसका हमने पढ़ा था, उसकी पत्तियों का शिराविन्यास कैसा था? उसमें था ही नहीं, हल्का हल्का दिखाई दे रहा था हमें, ठीक है। और आगे देखिए, प्रश्न 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जलिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ किस प्रकार की होगी? जलीय रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ किस प्रकार की होगी? उसकी जड़ रेशेदार होगी, ठीक है। शिराविन्यास किन किन पौधों में ऊपर हमने पढ़ा था? तुलसी में, गुड़हल में, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। बाकी आप बताइएगा एक बार देख के। आगे अगला प्रश्न 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या अथवा जकड़ा जड़? कैसे हम कर सकते हैं उसके पत्ते को जानकर कि इसकी छाप कैसी होगी, ठीक है। और कैसे करेंगे? पत्ते को उस पौधे के पास जाकर, जिस पौधे का वो पत्ता है उसमें जाकर हम देख सकते हैं बिल्कुल कि उसकी जड़ कैसी है। आगे प्रश्न 9, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं आपको। इसके अंदर क्या क्या भागों के नाम होते हैं वो लिखना है, ठीक है, पुष्प के। और प्रश्न 10 में लिखना है, निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? आपको ये बनाना है और उसमें ये बताना है किस किस पौधे में फूल आते हैं, ठीक है। घास में फूल नहीं आते, मक्का के फूल नहीं, गेहूं के फूल नहीं होते, मिर्च में फूल नहीं, टमाटर में फूल आता है, तुलसी में फूल नहीं आते, पीपल पे भी नहीं आते, शीशम में नहीं आते, बरगद में नहीं आते, आम पे फूल आते हैं, जामुन में आते हैं, अमरूद में नहीं आते, अनार में फूल आता है, पपीता में नहीं, केले में फूल होता है, नींबू में फूल होता है, गन्ना में नहीं होता, आलू में नहीं होता, मूंगफली में नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 11, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसमें ये बता सकते हैं, तने द्वारा जड़ों की पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है, ठीक है। और ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया था पुष्प के विभिन्न भागों, तो पुंग केसर, स्त्री केसर, ये सब आपको लिखने हैं। इसके अंदर 10वां हमने कर लिया, 11वां हमने बता दिया। 12 पे देखते हैं, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के किस भाग, निचले भाग में क्या मिलता है आपको? अंडाशय। वो आपने ऊपर देखा होगा, उसका चित्र भी बना दीजिएगा। और अब प्रश्न 13 देखते हैं, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बदहल हो। 2 पुष्पों का नाम लिखना है, एक तो गुलाब का लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं गुड़हल का भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप। एक पत्ती विशेषज्ञ बनाइए। कुछ सप्ताह तक अनेक पत्तियों के साथ यह क्रियाकलाप कीजिए। जिस पत्ती का आप अध्ययन करना चाहते हैं उसे तोड़कर एक गीले कपड़े में लपेट कर घर लाइए। जब पत्ती को अखबार के कागज के बीच फैलाकर रख दीजिए। कागज पर एक मोटी पुस्तक रख दीजिए। आप इसे अपने गद्दे अथवा बक्से के नीचे रख दीजिए। 1 सप्ताह बाद पत्ती को बाहर निकालिए तथा इसके विषय में कोई कविता अथवा कहानी लिखिए। इस प्रकार पत्तियों के संग्रह में तैयार पुस्तक
से आप पत्ती विशेषज्ञ बन सकते हैं। आगे देखिए नीचे क्या है। निम्न ग्रिड में पौधों के भिन्न भागों के नाम छिपे हुए हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं और तिराकार दिशा में जाकर उन नामों को ढूंढिए, नाम को घेरा लगाइए और आनंद लीजिए। इसमें लिखा होगा, नीचे से दूसरी लाइन में फ्लावर बन रहा है। ऐसे ही आप ढूंढिएगा, आनंद लीजिएगा, इसको बनाइएगा। उम्मीद है कि आप सबको यह पार्ट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू।